कि आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। ये हम अपने यूपी एपीओ पीसीएसजीओ और एचजीएस के लिए कवर करते हैं। आज हमारा टॉपिक है 8वां, जो कि है न्यायपालिका। इससे पहले हम कार्यपालिका और विधायिका के टॉपिक कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर हमारा नंबर 1, उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और आंसर इज डी 25 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आंसर इज डी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जिन्हें वह आवश्यक समझता है तथा भारत के न्यायाधीश की राय पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आंसर इज ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दी है। आंसर इज ए अनुच्छेद 124(4) में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श करके की जाएगी और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1999 आंसर इसी सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श करके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में विधि के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है। आंसर इज सी भारत की संसद। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के उच्च न्यायालय की अधिकारिता वृद्धि की जा सकती है। आंसर इज ए संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया जा सकता है। आंसर इज ए संसद की विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। आंसर इज ए संसदीय अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है क्वेश्चन नंबर 10 है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। आंसर इज भी भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो कि लब्ध प्रतिष्ठित विधिवेत्ता है निम्नलिखित न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्ह है। आंसर इज ए भारत के उच्चतम न्यायालय के। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक प्रख्यात विधिवेत्ता न्यायाधीश सदन के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आंसर इज डी सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो कि एक प्रख्यात विधि शास्त्री है वो न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अर्हता प्राप्त है। आंसर इज डी उच्चतम न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान की कौन सी अनुच्छेद के अधीन एक परंपरागत न्यायवादी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। आंसर इज ए अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश का पद रिक्त अथवा अनुपस्थित रहने के दौरान या अन्यथा अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ हो उसके कार्यों का अनुपालन किया जाएगा। आंसर इज बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं जब। आंसर इज ए कि न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किसे नियुक्त कर सकता है। आंसर इज बी उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक के आवेदन पर किया जा सकता है। आंसर इज बी भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आंसर इज ए सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 20 है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वरीयता दी जाती है। आंसर इज सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की राय को। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। आंसर इज सी वित्तीय आपात के समय कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है उच्चतम न्यायालय के किस वाद में धारित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। आंसर इज ई सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से एक ही तरह से और समान आधारों पर
पद से हटाया जा सकता है? आंसर इज सी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थान किसी ऐसे दूसरे स्थान या स्थानों पर हो सकता है जो ऐसा निर्णय किया जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णयों को उपरांत आंसर इस भी उच्चतम न्यायालय को स्वयं के निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति है। क्वेश्चन 26 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों को पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर इज अनुच्छेद 137 137। क्वेश्चन नंबर 127 है उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्णयों और आदेशों का पुनर्विलोकन किया जा सकता है? आंसर इज डी, अनुच्छेद 137 137 के अंतर्गत। ये वाला क्वेश्चन है हमारा MPAPO 1997 और 2002, UPPCS 1998 और 2003 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 भारत के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है? आंसर इज सी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के दोनों को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उच्चतम न्यायालय के बृहद न्यायपीठ का निर्णय आवध कर है? आंसर इज ए, प्रत्येकवाद की न्यायपीठ पर और वाद की कम न्यायाधीशों की न्यायपीठ पर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक व एकवर्ती क्षेत्राधिकार है? आंसर इज ए, राज्य और संघ के विरुद्ध वाद में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किए गए बाध्यकारी होंगे? आंसर इज सी, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवश्यक है? आंसर इज बी, अनुच्छेद 141 में 141। क्वेश्चन 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर इज डी, उच्चतम न्यायालय पर प्रिवी काउंसिल और फेडरल न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वह बात जिसमें उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आंसर इज ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 SC 1643 का बाद है। उच्चतम न्यायालय ने 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वप्रथम भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया और मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसी मामले में यह भी निर्णित किया था कि संसद भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूलाधिकारों में संशोधन संबंधी संसद की शक्ति के संबंध में भविष्यलक्षी प्रावधान के सिद्धांत को निम्न में से किस बाद में लागू किया गया था? आंसर इज सी, IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में। क्वेश्चन 36 है कि भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? आंसर इज ए, जस्टिस सुब्बाराव ने। 37 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चय किया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान की आधारभूत ढांचा है? आंसर इज डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर है SP मित्तल बनाम भारत संघ, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी बनाम प्रबंध समिति, अरुणा राय बनाम भारत संघ, तो कोई नहीं। UPPCSJ 2003 का क्वेश्चन है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। संविधान के मूल ढांचे का विचार सर्वप्रथम केशवानंद बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम भारत केरल राज्य 1973 में प्रतिपादित किया था, जिसमें कि वाद में अनेक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत रूप प्रदान किया है। SR बोम्मे बनाम भारत संघ के बाद में न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचे के अंदर पर प्रगणित किया था। प्रश्न में दिए गए तीनों वाद पंथ निरपेक्षता का मूल ढांचा निर्मित किए जाने से संबंधित नहीं है। मतलब कि इसका जो राइट आंसर था वो केशवानंद भारती बनाम भारत केरल राज्य का मामला था, जो कि इसमें दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद में महिला विश्वविद्यालय में पदों पर नियुक्त महिलाओं के लिए आरक्षण विधिमान्य माना गया है? आंसर इज ए, विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय के मामले में निर्णय किया कि महिला विश्वविद्यालयों में पदों पर नियुक्त महिलाओं के लिए आरक्षण विधिमान्य है तथा यह अनुच्छेद 14 और 15(3) का उल्लंघन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित वादों में से किसमें यह निर्णित किया है कि लोकहित निजी प्राइवेट हित पर आभासी होता है? आंसर इज डी, उपयुक्त में से किसी में नहीं। SK
रे बनाम उड़ीसा राज्य, पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड बनाम भारत संघ बनाम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पर व्याख्या देख ले, दिए गए प्रश्न में तीनों वाद उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के लोकहित, निजी, प्राइवेट हित पर अभिभावी होगा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधिकरण में हाईकोर्ट अधीक्षण की शक्ति का उपयोग कर सकता है? आंसर इज डी, उपयुक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट का सही उत्तर चयन करना है कि सूची 1 में है मामला, सूची 2 में संविधान का अनुच्छेद। एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ का वाद है अनुच्छेद 365 से। पीवी नरसिम्हा बनाम राज्य का मामला है अनुच्छेद 105 से। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल का वाद है अनुच्छेद 21 से। और लिली थॉमस बनाम भारत संघ का वाद है अनुच्छेद 44 से। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 42 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही आंसर है 4312। सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ये है हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से। विनय चंद्र मिश्र का वाद है हमारा अवमानना के लिए दंडित करने की न्यायालय की शक्ति से। और केशव सिंह का मामला है हमारा संसदीय विशेषाधिकार से। और रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा का वाद हमारा है दोषहारी याचिका से। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आधारित मूल संरचना के सिद्धांत के तत्व को से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वाद है, सूची 2 में है आधिकारिक संरचना के सिद्धांत। IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य का वाद है न्यायिक पुनर्वलोकन। M नागराज बनाम भारत संघ का वाद है समानता से। और SR बोम्बे बनाम भारत संघ का वाद है पंथ निरपेक्षता से। और इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का वाद है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव से। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसी ऐसी परिसीमा से संपरिगामित नहीं है कि कौन इसका अवलंब से ले सकता है। आंसर इज यह उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया है। आंसर इज डी, राजकृष्ण बनाम विनोद के बाद में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस बात में यह निर्णित किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है किंतु मूल ढांचे में नहीं कर सकती। आंसर इज केशवानंद भारती के बाद में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित निर्णय से बाध्य है। आंसर इज डी, उपयुक्त किसी निर्णय के द्वारा नहीं। प्रीवी काउंसिल, भारत फेडरल कोर्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय, उपयुक्त में से किसी निर्णय के द्वारा नहीं। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय किसी न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यहाँ तक स्वयं के निर्णय से भी नहीं। यह अनुच्छेद 141 से स्पष्ट है कि जैसा कि बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बना बिहार राज्य के बाद में न्यायालय ने धारित किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय स्वयं उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। मतलब उसके द्वारा जो डिसाइडेड केस है उसके ऊपर बाध्य नहीं है, उसको वो चेंज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पूर्व निर्णय के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। आंसर इज ए, अनुच्छेद 141 में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। इनमें से आंसर इज सी, उच्चतम न्यायालय में शामिल नहीं है। 49 है क्वेश्चन नंबर, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों से आबद्ध नहीं है। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने अपने किस निर्णय में विनिश्चय किया। आंसर इज डी, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के बाद में। ये वाला क्वेश्चन है यूपी लोअर स्पेशल 2002 के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के बाद में 1955 में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।